ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, उस बिहार की जहां के बारे में एक ऐसा भी युग था, कहा जाता था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार पर राज करेगा लालू। और राज भी किया। लालू प्रसाद यादव ने 1990 से लेकर लगातार 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे लालू और लालू का परिवार 2005 तक। और 2005 से आज 2025, पिछले 20 सालों से अब नीतीश धुरी बने हुए हैं बिहार की राजनीति के। वो जरूरी भी है बिहार के लिए और मजबूरी भी है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिस तरफ चले जाते हैं उसी को सत्ता मिल जाती है, यानी कि एनडीए के साथ, ज्यादा वक्त एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2 बार वो महागठबंधन का भी हिस्सा बन गए, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी हाथ मिला लिया। तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला, एक बार नहीं 2-2 बार। तो जरूरी भी और मजबूरी भी बने हुए हैं नीतीश। उनके बिना राजनीतिक सत्ता जो खेल है, राजनीति का असल खेल तो सत्ता का है, वो मिलती ही नहीं है नीतीश के बिना। लेकिन ये भी अब दूर की कौड़ी हो गई है क्या? नीतीश कुमार अब मजबूरी ज्यादा हो गए हैं क्या? उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं लगातार हैं। नाराजगी भी, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, नैतिकता थी, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये अब इनकी गूंज मध्यमी नहीं, बहुत ही धीमी होती दिखाई दे रही है क्या? और इसे लेकर बीजेपी कुछ असहज है क्या? बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद बिहार पहुंचने वाले हैं। 2 दिन रहेंगे वहां पर। सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से बात की जाएगी, मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार या इस बार बिहार में नीतीश कुमार नहीं, कि भाई 6 महीने बाद चुनाव होंगे, नीतीश कुमार पर ही सारा दारोमदार। वो राजनीतिक सत्ता की जो लड़ाई है उनके कांधों पर ही लड़ी जाए क्या? आरजेडी कह रही है सत्ता के हस्तांतरण की बात कर रही है, तैयारी हो गई है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की। इसे निम्न स्तर की राजनीति कह रही है जेडीयू। हकीकत क्या है उसकी पड़ताल की तफ्तीश करने की आज हम कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर इसी साल अक्टूबर नवंबर में, यानी कि 6 महीने बाद, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और 20 साल से लगातार सत्ता पर काबिज रहे हैं, धुरी बने हुए हैं बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार। और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे एनडीए के नेता यानी कि बीजेपी के नेता लगातार कह भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वही होंगे क्या अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है? अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है, विरोधाभासी बयान है कुल मिलाकर। लेकिन दरअसल अब चुनावी शंखनाद की तैयारियां जोरों पर हैं। अब से कुछ ही देर बाद पटना में बीजेपी के और एनडीए के मुख्य रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री भी अमित शाह लैंड करने वाले हैं। 7:45 का वक्त बताया जा रहा है कि वो पटना पहुंच जाएंगे और 8 से 9:30 के बीच अटल सभागार में वो बैठक करेंगे, जहां पर सांसद भी होंगे, बीजेपी के विधायक भी होंगे और विधान पार्षद भी होंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पर, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उनके साथ बैठक होगी और रात 10:30 बजे प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। और कल गोपालगंज में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है,
लेकिन इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि चुनावी रैली में नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे। और यहीं से राजनीतिक कानाफूसी और कयासबाजी का बाजार भी गर्म होने लगता है। अब बिहार रडार पर तो आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी 24 फरवरी को पिछले महीने बिहार आए थे। 26 फरवरी को एक कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुआ। अब 21 मंत्री बीजेपी के हैं और 13 ही मंत्री हैं जेडीयू के, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी साफ नजर आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब अमित शाह का आना, बीच में इस महीने की शुरुआत में सरसंघ चालक भी थे, बिहार में ही थे, तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पर इस जोर में क्या नीतीश कुमार पर जो दांव आजमाते आई है बीजेपी लगातार 2005 से, दो वाकये हैं, जब वो लालू के साथ मिल गए थे तब सत्ता उधर चली गई थी, वरना बीजेपी सत्ता की हिस्सेदारी करती रही है नीतीश पर दांव लगाकर। पर इस बार दांव महंगा भी पड़ सकता है क्या? कुछ ऐसा एहसास हो रहा है क्या बीजेपी को? इसीलिए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात में तो स्पष्टता है, लेकिन वही मुख्यमंत्री होंगे क्या, तो इस पर गोलमोल बातें होने लगती हैं कि उनकी कोर कमेटी, हमारी भी संसदीय बोर्ड साथ में बैठेगा, तब तय कर लेंगे। और इसी को मुद्दा बना रहा है विपक्ष भी। मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति यादव, वो कह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है और उसी के लिए अमित शाह आ रहे हैं कि अब नीतीश मजबूरी ना हो जाए, क्योंकि नीतीश को लेकर लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल है। राष्ट्रगान चल रहा है तो वो बतियाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए, प्रधान सचिव से बात कर रहे थे, तो उनकी सेहत को लेकर भी सवाल है। और सेहत उनकी दुरुस्त रहेगी क्या चुनाव तक? क्या इस उधेड़ बुन में अब बीजेपी भी लग रही है कि भाई पूरा दांव उधर खेल दिया, तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या हमें नुकसान हो सकता है, हमारी राजनीतिक सेहत खराब हो सकती है क्या? राजीव रंजन जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं फूहड़ और निम्न स्तर का दावा है ये कि सत्ता हस्तांतरण होगा, नीतीश कुमार से गद्दी छीन ली जाएगी। बिहार की जनता को शर्मिंदगी का एहसास कराती है आरजेडी। अब शर्मिंदगी का एहसास कौन करा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनावी बहार और बयार जो है वो अब किस तरफ जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार के बारे में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी बीजेपी, चुनाव के बाद नीतीश की शिंदे वाली हालत होगी। अब यहां एकनाथ शिंदे की बात ले ली जाती है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद, परिणाम के बाद कुर्सी दे दी गई देवेंद्र फडणवीस को। दिलीप जायसवाल हैं, अध्यक्ष बीजेपी बिहार के रहे हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी वाले बेरोजगार हैं, हमारे यहां क्या होने वाला है ये आरजेडी कैसे तय करेगी। ये भी अपने आप में वाजिब सवाल है, लेकिन कुछ सवाल अब बिहार के सुशासन को लेकर भी उठ रहे हैं। लगातार एनडीए की तरफ से पिछले 20 सालों में हर चुनाव से पहले जंगल राज की याद दिलाई जाती है कि लालू राज 1990-2005 कैसा जंगल राज था, कैसे अपराधियों की धूम थी, कैसे बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसी महीने में अगर हम नजर डालें, अभी 25 मार्च को ही, 4 दिन पहले की बात है, आरा जंक्शन पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। उसी दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे, आपस में विवाद हो गया, गोलीबारी हुई, एक की मौत हो गई। मुंगेर में पुलिस पर ही पथराव हो गया 17 मार्च को। 14 मार्च को एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, यह भी मुंगेर की घटना। 13 मार्च को अररिया में एक पुलिस अधिकारी, एक एएसआई को पीट कर मार डाला गया था। आरा 10 मार्च तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की डकैती हुई। हाजीपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट की गई 5 मार्च को।
और 4 मार्च को उपद्रवियों ने हाजीपुर में ही निजी स्कूल पर घर में बने बम और पत्थर फेंके। ये मैं सिर्फ बानगी मात्र दिखा रहा हूं। तो वो 15-16% जो नीतीश कुमार का वोट बैंक पक्का माना जाता है और महिलाओं में पकड़ और मुसलमानों में भी उनकी जो अहमियत है उसे कमतर आंकने की गलती कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है, वो अभी भी बनी हुई है। क्या वक्फ को लेकर अब एक और राजनीतिक धारा चल रही है और नीतीश क्या गले की हड्डी बना सकते हैं इसे? बीजेपी के लिए यह भी सवाल अपने आप में मौजू हो जाता है। तो बहुत दिलचस्प हो गया है, राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है, ले भी रहा है या नहीं ले रहा है बिहार में, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शाह का मिशन बिहार, नीतीश नहीं इस बार, और आरजेडी का दावा सच या सियासी छलावा। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उनका मैंने जिक्र भी किया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, आज 2 संजय कुमार हैं, दोनों ही प्रोफेसर हैं मेरे साथ। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार 1 और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार 2। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश राठौड़ मेरे साथ हैं। यहां भी दिक्कत हो रही है, कांग्रेस भी अलग अलग थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रही है कि तेजस्वी यादव ही होंगे चेहरा कि नहीं होंगे, अलग अलग बयान है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ चर्चा में है। सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी कर रही है बीजेपी, आप ये बात कह रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या ये निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, बिहार को अपमानित कर रहे हैं, जो आरोप राजीव रंजन लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर? नवल किशोर। देखिए संदीप जी, ये सच है, ये तो पूरा देश को समझ में आ रहा है, पूरा बिहार को समझ में आ रहा है। और जिस फुहड़ और निम्न स्तर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन जी, वो तो सदन में रोज दिख रहा है। और जिस मंच पे जाते हैं नीतीश कुमार जी दिखाने से बाज नहीं आते हैं। चाहे खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार की राजनीति आज के डेट में है, और आप स्वयं जानते हैं कि जो लोग ऐसा भी उदाहरण दिए हैं महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे शिंदे गुट से बड़े गुट में थे, बड़े दल थे, और जब वो अपना दावा कर रहे थे सीएम को तो नहीं दिए, लेकिन उसी दल को तोड़कर एक छोटे से हिस्से को सीएम बना सकते हैं। तो दल को तोड़ने का तो इतिहास उनका पूरा रहा है। यदि लोजपा को भी उन्होंने तोड़ा, ये भी लोग जानते हैं। 2022 में नीतीश कुमार आए हमारे पास, उम्मीद है क्या होता है कि हमारे को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं नवल, आप और आपकी पार्टी नीतीश कुमार से इतनी घबराई हुई है कि वो आप नीतीश कुमार को लेकर आपकी चिंता ही थमने का नाम नहीं ले रही कि जी सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, नीतीश को हटा देंगे, बड़े परेशान दिख रहे हैं। देखिए घबराहट तो जिनके मन में है वो उनके साथ में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मोहन भागवत से लेकर कोई संत महात्मा से लेकर सब लोगों को भिड़ाया हुआ है कि इस बार किसी तरह बचना है, हमें किसी तरह हमें हासिल करना है, कुछ उनके बल पे कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लोगों का भी भरोसा नहीं है। आप देखे होंगे कि चारों तरफ से उनको घेर कर रखते हैं, कुछ बोलने नहीं देते हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री उनको लाडला बोलते हैं भागलपुर से, तो नीतीश कुमार के बेटे को आना पड़ता है। उनके आसपास में जितने लोग हैं चरित्रवान लोग, वो सब लोग एक साथ नहीं बोल पाते हैं कि आखिर ये बात नहीं, दूसरा बात क्यों नहीं बोले। तो ये बात पूरी तरह से बिहार के राजनीति में रोजमर्रा के जीवन में देखने को मिल सकता है। हम तो अपने राजनीति पे आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। आप कहते हैं 1990 से 2005 तक, तो ये तो पूरा देश और विश्व जानता है और रिसर्च में है कि वहां पर एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, और जिसके एकमात्र जो उसके पीछे नेता है वो लालू प्रसाद यादव हैं। और पिछले 3 दशक से कभी भी कोई भी भाजपा का नेता, बड़ा नेता बिहार में गया तो उनका नाम लेने से नहीं घबराया, नाम लेना ही पड़ा। बिना नाम लेकर उनकी राजनीति नहीं चलती है, चाहे मोदी हो, चाहे जायसवाल कह रहे हैं कि आरजेडी वाले बेरोजगार हैं, वो अपनी चिंता करें। आप लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं या तेजस्वी का, रोजगार सृजित भी आप करते हैं तो जमीन लिखवा लेते हैं अपने नाम। ये बेरोजगारी की तड़प है क्या? नहीं,
नहीं संदीप जी, आपने देखा कि जो उनका महत्वपूर्ण बैठक हो रहा था प्रधानमंत्री के आने के पहले, तो सारे लोग मिलकर क्या विचार कर रहे थे कि अटैक किस पे किया जाए, लालू जी पे किया जाए कि तेजस्वी जी पे किया गया। पिछले 20 साल में जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने एक उद्योग भी नहीं लगाया, सारे बंद मिलों, चीनी मिलों को नहीं खुलवाया, कोई उद्योग अगर फैक्ट्री है तो लालू जी ने जो अपने प्रथम कार्यकाल में दिया था वही है, 3 फैक्ट्रियां जो बिहार में है। वैसे लोग जो कि पूरे बिहार के युवाओं को बेरोजगार करके छोड़ दिया था, 10 लाख नौकरी और रिक्तियां तो थी ना, जिसके विषय में तेजस्वी यादव ने 2020 में बात की थी। और उस समय भाजपा और जदयू दोनों बोल रहे थे कि ये नौकरी कहां से लाएंगे। 2022 में जब साथ आए तो 5 लाख नौकरी जो 17 महीने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार दे पाई, वो तो सच है ना। बेरोजगार किसने किसको किया, ये तो भारतीय नहीं जनता पर पार्टी मुझे को एक पूरी तरह चीज से मालूम बताइए है। ना, पलायन प्रदेश अगर किसने बनाया? नीतीश कुमार, वो जेडीयू और बीजेपी का मसला है, वो आपस में कि कौन बना रहेगा मुख्यमंत्री, कौन आगे बनेगा नहीं बनेगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बीजेपी, अगर नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो इसमें आपकी परेशानी, आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। हम तो आश्वस्त हैं कि अगली सरकार हमारी आ रही है, इसलिए नीतीश और भाजपा के लोगों का तो सवाल ही नहीं है कि वो लोग कौन आएंगे। उन लोगों को 20 साल मौका मिला, जिसमें वह बिहार को पलायन प्रदेश बनाए, बेरोजगार प्रदेश बनाए, उद्योग रहित किया उनको। और कोई आप 4 विशेष महीने राज्य का पहले दर्जा तक नहीं दिला तो, 4 पाए। महीने आप क्या, सृजन 2 महीने पहले तक लालू प्रसाद यादव फिर से न्योता देते घूम रहे थे कि आ जाइए नीतीश कुमार, हमारी तरफ आ जाइए। अभी आप कह रहे हैं पलायन प्रदेश बना दिया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। देखिए लालू जी की राजनीति और व्यक्तित्व और शख्सियत को पूरा देश जानता है। देश के भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन के संघर्ष से निकले हुए हैं। वो जब बात बोलते हैं तो नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो नीतीश कुमार कौन है, 70 वाले हैं कि 80 वाले हैं कि 95 वाले हैं कि 96 वाले हैं कि 2005 के बाद वाले हैं। इसलिए उनकी बातों को उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। जहां तक उनके रहने और नहीं रहने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम लोग लगातार 15 साल, आप जानते हैं कि हम शासन में रहे, और उसके अगले 15 साल में भी लगातार बीजेपी के बयानों को लेकर सवाल, पार्टी है। बीजेपी के बयानों को लेकर सवाल उठाते हैं आपके ही अहम घटक, कांग्रेस तो है ना आपके साथ बिहार में, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं। वो कह रहे हैं 25 मार्च को बोले गठबंधन नेतृत्व द्वारा बाद में सामूहिक रूप में यह फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह तो कहते हैं तेजस्वी, पर कृष्णा अल्लावरू वो कुछ और कह देते हैं। आपके खेमे में भी तो असमंजस है, वहां कांग्रेस के विधायक भी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तेजस्वी थोड़ा चेहरा बन जाएंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे, हमारा चेहरा होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि जो महागठबंधन में जितने दल हैं, उनको अपने दल के लिए बोलने की आजादी है और वो उस तरह की राजनीति करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे 2020 तो क्या बीजेपी के पास क्यों नहीं है आजादी? बीजेपी भी अपनी ताल ठोकेगी। नहीं, आप बोलिए बीजेपी के पास क्या आजादी है? लोजपा को 2 भाग में तोड़ दिया गया, चू तक बोल पाए थे क्या? जदयू को आप बताएं कि जदयू साथ में रहते हुए एक हनुमान कहने वाले अपने आप को कहते हैं, वही कहते हैं कि हमें इन्होंने ही बर्बाद किया, तीसरे नंबर पर भेजा। तो ये जो तीसरे नंबर के नेता, और नीतीश कुमार के विषय में एक और सच है जो आप नहीं बताना चाहते हैं कि 2006 के बाद वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, विधान परिषद में लगातार रहे हैं। आप बताइए, वो तो है। मैं बता रहा हूं कि लगातार विधान परिषद में रहे हैं, उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा फिर भी, और लगातार लोग मानते रहे कि उनके चेहरे में गिरावट आई है। तो अब वो चेहरा नहीं मोहरा रह गए हैं, और यही चेहरा नहीं मोहरा हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं। राजीव रंजन, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के रणनीतिकार कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं पटना में, चुनावी शंखनाद भी होने वाला है। कुछ असहज तो नहीं है उनके आने से? देखिए, सबसे पहली बात तो संदीप चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल का जो सत्ता से दूर होने की जो उनकी वेदना और उनकी पीड़ा है, वो अक्सर उनके बयानों में जाहिर होने लगती है और लोगों का ध्यान बांटने के लिए अब सबसे मुश्किल वक्त आरजेडी का क्यों है, ये समझने की जरूरत है।
नीतीश कुमार जी का चेहरा कितना करिश्माई है, चेहरे प्रभा मंडल का कितना क्षरण हुआ है, ये तो आने वाला चुनाव बताए। लेकिन अभी जो दो चुनाव जो अभी संपन्न हुए, लोकसभा का चुनाव जिसमें सर्वाधिक स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का है बिहार की 40 सीटों, और दूसरी बार जब बिहार विधानसभा के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, आरजेडी की 3 सीटें थी, महागठबंधन ने वो सीटें तो गवाही दी, चौथी सीट भी हम लोगों ने जीती और चारों की चारों सीटों पर आरजेडी और महागठबंधन का सफाया हुआ। अब स्थिति क्या है, हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो जनता का मूड है वो ये कहता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी इतिहास के सबसे मुश्किल मोड़ पर आज खड़ी है। ये आपने पार्टी अपना बचेगी सर्वे करा, चुनाव के बाद नहीं के इस लिए। पर तो मैं आता हूं, पर जनता के मूड का आपने जिक्र किया। यहां पर सी वोटर मूड ऑफ द नेशन वो देखता है, और ये 1.5 महीने पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। आप कह रहे हैं तेजस्वी नहीं, पर, उस आंकड़े के पहले 2 विश्वसनीय जनादेश है ना। वो तो आपका सुनी संदीप ना चौधरी मैंने जी, उन बात। आंकड़ों को मैं फर्जी मानता हूं। अरे वो आपकी मैंने मर्जी कहा है, जनादेश से बड़ा क्या पैमाना है? बिल्कुल ठीक है, आपने वो बात जनादेश कही, से मैंने बड़ा कोई पैमाना नहीं है। जनादेश से बड़ा कोई पैमाना नहीं है। आप कह रहे हैं और एक मिनट संदीप सुनिए चौधरी ना, जी, आरजेडी का नहीं, संकट चूंकि काल है। आप- संकट काल आपका है क्या? दरअसल 43 सीटों मैं पर वही आप तो आ बोल गए। रहा हूं। आप आप पद्दी जिस- चढ़कर बीजेपी के 16 सीटों में जो 12 जीत गए, स्ट्राइक रेट की ताल तो ठोकते रहे, पर आज की तारीख में जेडीयू अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही। क्या ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए। नहीं, मैं तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर आपको कह रहा हूं हम्म, कि फिर एक बड़े जनादेश के कगार पर बिहार खड़ा है। एक प्रचंड जनादेश, 225 सीटें हम कम से कम जीतेंगे 225 और जीतने वाले तेजस्वी हैं। यादव और उनकी 225 सीटें जीतेंगे और तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन को बिहार में 1.5 दर्जन सीटें भी नहीं मिलने जा रही है। स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचा पाना उनके लिए असंभव। और वैसे देखिए हाल के एक संकेत चीज मैं समझ आपको लीजिए। बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, and देखिए correct ये me if I'm पूरा wrong। प्रवाह टूट जाएगा। जो उन्होंने धारा प्रवाह कई तरह के आरोप लगा दिए, मुझे जवाब कुछ तो स्पष्ट कर लेने दीजिए। हाँ हाँ, लगाइए ना। मैं आपका सवाल लूंगा। हाँ, देखिए पहली बात है अल्लाह वरू का प्रभारी बनाया जाना। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव की पसंद के नेता ने कन्हैया कुमार को बिहार में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया, और उसके बाद लगातार जो संकेत हैं, जिस तरह के बयान उनकी ओर से आए हैं, बयानों में हमारे गठबंधन के बयानों की तो सुर्खियां चलती हैं, लेकिन कांग्रेस तो हरियाणा और दिल्ली के बाद मन बना चुकी है कि बिहार में भी राजद से उसको मुक्ति चाहिए। तो ये मुश्किल वक्त इनके लिए है। ये गठबंधन बीजेपी तो मुक्ति का मन नहीं बना चुकी। ये आप ही के लिए आपके लिए भी तो ये सवाल है। बीजेपी ने कहीं मुक्ति का मन तो नहीं बना लिया। अब 21 मंत्री हो गए बीजेपी के, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी साफ शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे अगर आपको सत्ता मिलती है। 225 की ताल आप ठोक रहे हैं। वो कहने को तैयार नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। आपकी पार्टी में निशांत कुमार आए, उनके पार्टी में एंट्री की लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो सब कुछ गुलाबी तस्वीर तो आपके यहां भी नहीं है। बिल्कुल ही गुलाबी तस्वीर है। जनता निर्णायक है, वही पंच परमेश्वर है। और हर जनादेश के पहले बिहार में ये आशंकाएं आरजेडी और उनके गठबंधन के साथियों की ओर से ये प्रचारित प्रसारित कराए जाते हैं। नहीं, अब सवाल ये भी उठने लगे हैं ना कि भाई नीतीश कुमार पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। मूड ऑफ द नेशन का मैं जिक्र कर रहा था। 3 मिनट और जवाब मुझसे 30 सेकंड भी नहीं। परेशान मत होइए राजीव रंजन। ऐसा कोई 3 मिनट का सवाल नहीं पूछा जा रहा है और आपको 30 सेकंड का ही जवाब दिया जाए। आप अनर्गल आरोप लगाने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। नहीं, मैं अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूं संदीप जी। कोई 3 मिनट का सवाल क्या पूछा? आप बीच में रोक रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं। मैं किसी सर्वे का जिक्र करता हूं कि वो फर्जी है। आज आप इतने उत्तेजित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप कभी इस तरह से तो बात करते ही नहीं है। आप बहुत सहनशील आदमी हैं, आप सीधी बात करते हैं। थोड़े परेशान दिख रहे हैं क्या? मैं सीधी बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आरजेडी ने यह आरोप लगाया
तो मैं आरजेडी का जो सच है वो आपके सामने नहीं रखूंगा। तो रखेंगे ये ना, सवाल कौन किसने रोक रहा है? उठाया? कौन रोक रहा है आपकी बहस आपको? किसने रखी? तो आपको आपने रोक कौन बहस रहा का है? मुद्दा- पर मैं कोई एक आंकड़ा आपने- दे रहा हूं, आप उसको 3 बार रोक चुके हैं। फर्जी आंकड़े दे रहे हैं अच्छा, ना। फर्जी मैं आंकड़े, उस सर्वे को आपके नहीं मानता आंकड़े हूं। सही है। अच्छा, मैं आपको उस नहीं सर्वे को लगता? नहीं अच्छा ना, मानता हूं। आप ना मैं मानिए, लोकसभा चुनाव को आप मानता हूं। ना मानिए, मैं विधानसभा चुनाव को आप मानता ना हूं। मानिए ना। मैं नहीं मानता हूं। ये हमारा विशेषाधिकार है देखिए, संदीप यही जी। तो आज इतने उत्तेजित क्यों है ये राजीव हमारा जी? विशेषाधिकार है। अच्छा, कि आप विशेषाधिकार जाली है। सर्वेस के जरिए बहस, आप चुनाव पर चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे स्ट्राइक रेट को हाँ। आपने एक तरह से एक तुक्के के तौर पर उसे लिया। तुक्के के तौर आपने पर? बिहार विधानसभा के उपचुनाव की जीत को आपने गंभीरता के साथ नहीं लिया। उपचुनाव ये की दो जीत को चुनाव मैं हैं, कभी ये गंभीरता से जनादेश नहीं है। लेता हूं। और प्रीपोल सर्वे या ओपिनियन पोल, इनकी प्रामाणिकता क्या है? इनकी ये प्रामाणिकता आज के कुछ शो नहीं। में हम अच्छा, लोगों ने एक हरियाणा चुनाव के एक रात पहले, नतीजों के एक रात पहले मैं उस शो को देख रहा था हाँ और पूरे दमखम के साथ हाँ पूरे हरियाणा के पत्रकारों का पैनल था। आप भी थे और आंकड़े 2/3 के प्रचंड जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिखाए जा रहे। तो बहुत बार गलत क्या होते हुआ उन हैं, आंकड़ों तो का? आप उसमें मतलब तो इतना मैं मानता हूं कि वो तो चुनाव बताता है अरे, कि ये गलत है तो कि ये सही है, लेकिन आंकड़े ऐसे आंकड़े सर्वे, 2015 के भी इनका सही तो कोई बताए पैमाना गए, भी नहीं है। 2020 के भी बहुत सारे आंकड़े सही भी बताए जाते हैं, कुछ गलत होते हैं। उसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत हो गई लेकिन राजीव वहां वो रंजन? तो प्रीपोल और एग्जिट पोल की आपको क्योंकि ये पता था कि 41% एक सर्वे बता रहा है लोगों की पहली पसंद, 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी है, 18% सिर्फ नीतीश कुमार। और आपको ये भी पता था, इतनी बार आप मेरे कार्यक्रम में आ चुके हैं कि मैं वो टाइमलाइन भी बताऊंगा। बिहार में बहार है, नीतीश ही कुमार है। सुशासन राज में 25 मार्च को क्या हुआ, 20 मार्च को, 20 मार्च को, 17 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च, 10 मार्च, ये आरा से लेकर अररिया से लेकर जहां एएसआई को गोली मारी जा रही है, इससे क्रेडिबिलिटी कम नहीं होती है क्या नीतीश कुमार की? सुन लीजिए संदीप चौधरी जी, ये राजद का वो दौर नहीं है जब फिरौती के लिए अपहरण के मामले मुख्यमंत्री निवास से सुलझाए जाए। और ये किसी और ने नहीं कहा, ये लालू प्रसाद जी के साले ने कहा। ऐसे व्यक्ति ने कहा है जो उस दौर में उनके साथ सारे कारनामों में संलिप्त रहते। और इन्हीं और लोगों के साथ एक 2 बात बार सत्ता भी आपने नहीं, बना ली, आप सरकार यही बना दिक्कत ली। है ना। आप कभी इसके बाद, इस शो के बाद देख लीजिए। हाँ, आप मुझे 30 सेकंड भी नहीं देते हैं और 3 अच्छा। मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट आप अच्छा। सवाल पूछते हैं। हाँ, आप कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। हाँ। जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, मैं उनको एक बात जो कहना चाहूंगा कि आज भी हम बराबर बोलते हैं कि बड़ी आबादी के राज्यों में अगर घटनाओं को प्रति लाख आबादी के पैमाने पर अगर तय किया जाएगा तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश के ज्यादातर जो बेहतर कानून व्यवस्था के जो शासन के राज्य आप है, उसमें से अर्थव्यवस्था बिहार है। को अच्छा भला पहचानते हैं, समझते हैं आंकड़ों को। बिहार गरीबी में सबसे ऊपर है कि नहीं है? साक्षरता में GDP सबसे के नीचे growth rate वालों के में बारे है या आपको नहीं है? जानकारी है कि नहीं? हाँ, नहीं, आप अगर चारों तरफ बंकरें खुदी हो, चारों तरफ तबाही का मंजर हो, अगर आप बेरूत और ये बगदाद के बाद उनको कहिए वाशिंगटन जैसा क्यों नहीं हुआ, बिहार को 20 वहां साल से पहुंचाया था आप लालू सरकार जी ने, में। जहां तबाही 20 साल इन से आप 20 सरकार वर्षों में। हमने वो हासिल किया कि हर बिहारी गर्व के साथ कहता है कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये नहीं था उस दौर में। केवल ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए उस दौर में नहीं, जो आप मनवाने जानी की का नहीं। जो आप बोझ बताइए होता था आंकड़े, उसको, अगर मैं गलत बता वो रहा हूं, उस देश में कुल फैक्ट्रियों की जो संख्या है उसका 1.3% ही बिहार में है। गलत दे रहा हूं क्या जानकारी? उसकी वजह है बिहार कांग्रेस का उपनिवेश था, आंतरिक उपनिवेश था। अच्छा, बिहार को हर 5 ईयर प्लान में जो प्रति व्यक्ति विकास की राशि के निवेश का जो आंकड़ा है उसको कभी देख लीजिएगा, कभी आप देखिएगा। फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आपके चैनल पर हम लोगों ने कई बार उसको डिस्कस किया है। आज की तारीख में वो 10 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान है। सेस और रॉयल्टी के दरों में बेईमानी। बिहार में जितने अस्पताल हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं सैंक्शनड हैं 1046 और वेकेंट हैं 837। 80%
कमी है। 100 डॉक्टर होने चाहिए, 80 हमें है ही जहां नहीं, से- सिर्फ 20 हैं। सुनिए ना, जनता ही वोट करती है ना संदीप चौधरी जी। हाँ जनता को यकीन है। नहीं, अभी कि आप कह रहे नीतीश थे वो कुमार जी फर्जी ने- आंकड़े हैं, तो मैंने कहा आपकी ही सरकार के आंकड़े आपके सामने पेश कर आपके दूं। आंकड़े, ये तो फर्जी आपने नहीं जिस है, सर्वे का जिक्र किया वो आंकड़े ये फर्जी ये हैं। तो फर्जी नहीं है मैंने ना, सर- ये तो फर्जी नहीं है ना अरे मैंने राजीव कहा, जी। इसको मैंने फर्जी कहा क्या? हाँ, आज आप ऐसी चलिए, बातें क्यों शुक्रिया। कर रहे हैं संदीप चौधरी जी? मुझे ऐसी बात की आदत नहीं। हाँ आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं आपका नहीं बहुत नहीं, सम्मान बिल्कुल करता मैं हूं। भी अन्यथा, लेकिन आप भी मत मेरा अन्यथा कोर्ट मार्शल नहीं कर लीजिए। सकते हैं आप ना। इस तरह नहीं नहीं, नहीं, आप भी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप आपने एक शुरू सर्वे किया। जिसको- अगर आप वैसे आप सिलसिला एक सर्वे- सिलसिला आपने शुरू किया, मैं आप ही की जुबान में अब नहीं, बात नहीं। कर रहा हूं। आप जैसी जुबान में बात करना चाहिए, आपका चैनल है। नहीं नहीं, आप जैसे मैंने आपके- आपको, नहीं, मैं आप आपसे राजनीतिक सवाल दलों पूछ से रहा हूं। जैसी भाषा में बात करना चाहें, आपको मैं भी आपसे अधिकार बिल्कुल है। कोई आपकी इज्जत में मैं क्या कमी की जवाब हो। दूंगा? ये मेरा अधिकार है। हाँ तो ठीक मुझे है, क्या अधिकार कहना रखिए ना, है? मैं अधिकार तथ्यों रखिए। का विश्लेषण करने के लिए, हाँ। मैं तथ्यों का, आरोपों का जवाब देने के लिए आपके जबरदस्ती धकेले गए शब्दों को दोहराने के लिए बाध्य नहीं हूं। मुझे वही कहना है जो बिहार का सच है, जो एनडीए की सरकार में बिहार की उपलब्धियां हैं। सबसे ज्यादा गरीबी देश के बिहार विकसित में, राज्य सबसे बनने की ज्यादा जो- अनपढ़ यही लोग तो है, बिहार आपको में। एक लाइन पूरा नहीं होने देते। हाँ, अब ये एक लाइन पूरा नहीं होने देते। वाह। और ये आप ही के आंकड़े हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं दे रहा हूं। विकसित राज्य बनने की जो जमीन है वो बिहार में तैयार हो, तैयार हो रही और है, चलिए। आने वाले जो 5 वर्ष हैं, इन 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्यों की पात में अगर खड़े होने की स्थिति में होगा तो निसंदेह ये ठीक है, और आप गर्व 225 का जो सीट क्षण है जीतने वो भी वाले हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही बिहार को हासिल होने जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, जाने माने चुनावी विश्लेषक जो हैं, मैं कुछ जो आंकड़े दे रहा था, चलिए एक सर्वे को फर्जी बता दिया राजीव रंजन ने, पर अगर मैं ये कहूं पिछले 2-3 सालों में तमाम जो सर्वे हुए हैं, और उनकी जानकारी आपके पास है, मुझसे बेहतर जानकारी है, लगातार नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी, उसमें कमी आती जा रही है। क्या ये एक कड़वी हकीकत नहीं है? बिल्कुल है संदीप, मुझे लगता है तमाम अगर सर्वेस को देखें तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में गिरावट है। मुझे लगता है जदयू को और उनके कार्यकर्ताओं या जो स्पीकर्स हैं उनके शायद ऑब्जेक्शन इस बात से, जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे ये बताता है कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी से बहुत ऊपर चली गई है। शायद ये बात चुभती है और इसीलिए लगता है इन्हें, ये बार बार कहते हैं हमारा ऐसे सर्वे पर भरोसा नहीं है। लेकिन आप जिन सर्वेज का जिक्र करें, निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और सहमत इसीलिए हूं क्योंकि इस तरह के आंकड़े हैं, हमारे भी सर्वेज हैं, दूसरे भी सर्वे हैं। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में निश्चित रूप से गिरावट आई है अगर आप पिछले 20 साल को देखें तो। और उसी के चलते ये राजनीतिक कयासबाजी, ये बिल्कुल कयासबाजी भी हो सकती है, कोरी पतंगबाजी भी हो सकती है, पर एक संशय की स्थिति हो गई है कि जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में राज करेगा लालू, वो वक्त भी बदला। बिहार के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है नीतीश कुमार, पर आज की तारीख में मजबूरी ज्यादा होते जा रहे हैं, और उसके बारे में प्लान बी, प्लान सी की तैयारी भी होती दिख रही है क्या एनडीए खेमे में? असल सवाल तो ये है ना संजय। देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया, देखिए सबके दौर होते हैं। आपने कहा जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे लालू। जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जस्ट कॉलेज में जा रहे थे, उस वक्त स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी, कॉलेज में गए थे, उस वक्त बिहार में कांग्रेस का राज हुआ करता था और बड़े पॉपुलर नेता थे जगन्नाथ मिश्रा। हम जब बड़े हो रहे थे हमें लगता था कि इतने पॉपुलर नेता, इनको कोई हरा ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर लीडर कभी हरा ही नहीं सकती, हम इनको कोई हरा ही नहीं सकता। वो दौर था जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे। लालू यादव की जब सत्ता आई, बड़े पॉपुलर लीडर थे, उनकी भी सत्ता चली गई। तो सब एक फेज होता है। नीतीश कुमार का 20 साल का दौर रहा है, पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, जिस बात का जिक्र हो रहा है, आज गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर मीटिंग हो रही है, कल रैली में पता नहीं है कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अनीज है। अनीज का मतलब उन्हें कोई परहेज नहीं, और जेडीयू के देखिए कुछ मामलों में जेडीयू की सोच बिल्कुल साफ है। जैसे
जेडीयू किसी भी तरीके से ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को कबूल करने को तैयार नहीं है। अब वक्फ बिल जो है ये भी अपने आप में एक गले की हड्डी बनेगा क्या? अब असदुद्दीन ओवैसी जितने मुखर हो रहे हैं और जितने आक्रामक हैं, अब नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, चिराग पासवान से भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप किसके साथ हो। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो असहजता मन में पैदा कर रहे हैं ना गठबंधन में। बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं होगी कि ऐसी असहजता की संभावना है। जदयू और बीजेपी की अगर बात करें तो पहले भी जब दोनों साथ भी रहे सरकार में, तो पहले भी ऐसे कई ओकेजन्स आए हैं जब जदयू ने बीजेपी के द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन नहीं किया है, उनके स्टैंड का समर्थन नहीं किया है। वैष्णव जन तो तेने का ये गाने पे ही बवाल कट गया था बिहार में, और जेडीयू ने साफ कहा कि ये गैर जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि, और ये कोई मतलब मुझे लगता है कि ये तो एक अपने आप में मैं कहूंगा जेडीयू का स्ट्रेंथ है कि आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन सरकार चला रहे हैं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी बात मुखरता से कहते हैं। ये एक पॉजिटिव बात है, इसमें कोई अनीज होने की बात ही नहीं है कि गठबंधन में रह के भी आप अनीज है। मतलब दबाव तो डल ही रहा है, पर यहां पर आप किस बात का दबाव डाल रहे हैं? एक सेकंड संजय, राजेश राठौड़, आप एनडीए की बात करेंगे और आपके नेता जो ये बयान देते घूम रहे हैं, आपके प्रभारी कह रहे हैं बाद में फैसला लेंगे। 70 सीटें मिली थी पिछली बार, 19 जीत पाए थे, कितनी? 20। संदीप जी, सरकार शायद आप ही की वजह से नहीं बन पाई थी महागठबंधन की। संदीप जी, किसी ले आरजेडी के हों या मेरे नेता हों, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे वजह से सरकार नहीं बनी। हाँ ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा, एक। दूसरा कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष बिहार के तमाम नेता थे और सबने एक सुर में कहा, बाद में जो निर्णय हुई कि नहीं, बिहार में इंडिया गठबंधन एकजुट है और एक साथ चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्रियों पे भी लोग सवाल पूछे, तो मुख्यमंत्री की बैठक जब इंडिया गठबंधन की होगी, सभी बड़े नेता बैठ के तय कर लेंगे। हाँ, पिछला चुनाव जरूर हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े थे, बेहतर परफॉर्मेंस हम लोगों का हुआ था, मात्र 12,000 वोट से हम हार गए थे। मुद्दा वही है, मैं अब असल जगह पे आ रहा हूँ कि जो मुद्दे पिछले बार 2020 में था वो मुद्दा और बढ़ गया है। किस चीज़ का? तो बेरोजगारी का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, निकाल रहे हैं। एक मिनट राजेश भाई सुनिए, नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं कन्हैया कुमार। अभी राजीव रंजन ने इस बात का जिक्र भी किया कि तेजस्वी कन्हैया कुमार उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उसी यात्रा में 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी आएंगे पटना, वो शामिल भी होंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया अध्यक्ष, जो लालू परिवार के काफ़ी नज़दीक थे। राजेश कुमार को वहाँ पर अध्यक्ष बना दिया। तो आपकी भी तस्वीर ऐसी गुलाबी तो नहीं है, परेशानी तो हो रही है कुछ ना कुछ, और इतना जल्दी आप आरजेडी के हिसाब से तो चलने वाले नहीं हैं। गलत कह रहा हूं? देखिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितना सशक्त और मजबूत होगा, जनता के मुद्दों को जितना जनता के बीच में रखेगा, जनता द्वारा समाज के बीच में जाएगा, उससे न केवल कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन के हर एक साथी मजबूत होगा। जैसे मजबूत हुए आप हरियाणा में, जो जीत के मुंह से हार खींच लाए। महाराष्ट्र में क्या हालत हुई महाविकास आघाड़ी की, वो सबने देख ली। बिहार में वैसी कोई हालात नहीं होगी। संदीप जी, आप अच्छे विश्लेषक हैं, आप इस बात को जानते हैं। चूंकि हम आपका जो इंट्रो सभी पूरा देश सुन रहा होगा, यह जरूर कह रहा होगा कि पहली बार या शायद पहली बार, और बहुत कम पत्रकार और बहुत कम ऐसे चैनल होते हैं जो राज्य के स्थिति को वस्तुतः रखते हैं। और जो आप कर रहे हैं वो आजकल हम लोग से प्रवक्ता अगर बोलते हैं किसी चैनल पे, तो कोई एंकर बोलने नहीं दिया जाता है। उसी हालात में हमें बिहार में चुनाव लड़नी है, एक। दूसरा,
जिस प्रकार से नीतीश जी की सेहत खराब हो रही है लगातार, उसी प्रकार से बिहार का भी सेहत खराब हो रहा है। और अभी हो रहा है ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब, चुनाव के बाद नहीं। संदीप जी, कभी हम बैठेंगे, बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे बात हो रही है, भाजपा या निशांत कुमार। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, निशांत कुमार क्यों? निशांत कुमार को होली मिलन समारोह में जिस प्रकार से संजय झा और विजय चौधरी जी अपने कंधों पे ढो रहे थे, वह स्पष्ट कर दिया कि वह अपना नेता चुन लिए हैं, नीतीश कुमार के बेटा को कंधा पर ढोएंगे। कौन बनेगा लेकिन भाजपा ढोने के लिए तैयार है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप ये कह रहे हैं राजेश, ये हमारा एक प्रोग्राम है। हाँ, लगा जी, तो सुनिए ना, बिल्कुल चुनाव से चुनाव नहीं चुनाव, बोलिए, आप ही बोलिए। आज सब आतुर हैं, पता नहीं, आप बोलिए। नहीं बोला जाए, आप बोला, आप सवाल आपको सुन ले हमसे। नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा था, अब आगे बढ़ना चाह रहा था। आपने कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जिक्र किया, हमारा बहुत चर्चित शो भी है। लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना, जो बात यहां पर राजेश कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की सेहत भी गिर रही है और बिहार की सेहत भी अच्छी नहीं है, यह पीड़ा दे रहा है क्या एनडीए को? बिल्कुल नहीं संदीप जी, क्यों पीड़ा देगा? इतना बढ़िया गठबंधन, इतना भरोसेमंद नेता, इतना बेदाग छवि का नेतृत्व और इतने अच्छे लोगों का मेल, ये तो मुझे ऊर्जा देता है। चिंता की बात तो है। आप तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है ना। वैसे बिहार में तो आप एलजेपी, रामविलास पासवान गुट गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हैं? अच्छा, नीतीश कुमार से जितनी दिक्कतें थी, वो साथ साथ प्रण पर साथ सवाल पूछते थे, वो सब खत्म हो गया। जब गठबंधन हुआ तो दिक्कतें तो दूर हुई ना। अच्छा, कब हुआ वो मुझे पता नहीं लगा। औपचारिक गठबंधन कब हुआ? आप तो बीजेपी के हनुमान बन के चले थे संदीप जी, और आग लगा रहे थे जेडीयू कैंप में। आप सबसे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन बात वही रही कि अब आप गिलास को जैसे करके दिखाई, आधा खाली है आधा भरा हुआ। हाँ। सवाल मुझसे पूछिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर आप पूछ रहे हैं, और वो नीतीश कुमार जी और उनके सेहत पे सवाल और उस भरोसे चुनाव जीतना चाहती है इंडिया गठबंधन के लोग जीतना चाहते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोग अच्छा, भी यही गोपालगंज जान रहे हैं। में ये कल तो रैली उसी तरह में की नीतीश बात कुमार तो साथ होने चाहिए ना अमित शाह के, धीरेन्द्र भाई। संदीप जी, मैं एक चीज बताता हूं, कभी एक सप्ताह पहले गया में एक बहुत बड़ी जनसभा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने करी। हाँ। उसमें बीजेपी के भी नेता नहीं थे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे। अच्छा, ये कोई विषय नहीं है कि वो ये है विषय कि नहीं है। हम गठबंधन में हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी कहीं भी निभा सकते हैं। जब चुनाव का एक बार डिक्लेयर हो जाएगा तब हम मंच पर इकट्ठे दिख सकते हैं। अभी तो बिल्कुल अलग अलग, इसीलिए गठबंधन किया गया है ना। अच्छा, तभी डिक्लेयर ये भी हो जाएगा ना। नेतृत्व के अलावा मुख्यमंत्री आप जीतेंगे, जैसा कह रहे थे राजीव रंजन 225 सीट जीतेंगे 243 में से, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये भी तय हो जाएगा ना। ये तो तय है। इसको देखिए, आप मुझे अपने सवालों में ना उलझाएं, मैं सीधा आदमी हूं संदीप जी। मैं कह रहा हूं कि ये बिहार भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेतृत्व पहले से ही तय है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी तय है। अन्य प्रदेशों का क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले बार। आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले बार। लेकिन वो एकनाथ शिंदे का सवाल आ जाता है ना। कपिल जाट है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं, सीकरवासी हैं, कि या तो नीतीश कुमार स्वयं एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर उनकी पार्टी के अंदर से एकनाथ शिंदे, अजित पवार निकलकर सामने आएंगे, मतलब दो फाड़ हो जाएगी जेडीयू। नहीं देखिए, ये सवाल तो लोगों का पूछना, क्या उनसे किनसे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से? हाँ, लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, ये उनका, देखिए चूंकि एक आध जगह ऐसा हुआ है तो वहां पर कोई गलतफहमी से या किसी तरह का कोई अगर ऐसा होता है एकनाथ शिंदे जी के साथ में संदीप जी, तो वो डिप्टी सीएम का पद लेते क्या? और जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आई थी
तब भी तो नीतीश कुमार जी को ही बनाए थे हम लोगों ने, मुख्यमंत्री का पद दिया था। हमारे यहाँ बड़ा नहीं, तो एक नाथ शिंदे को भी बनाया था ना मुख्यमंत्री, बाद में इस बार नहीं बनाया। तो मतलब थोड़ा टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त तो नाराज वक्त बदल रहा है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वो नाराज है क्या? नहीं है ना? तो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? प्रोफेसर संजय कुमार, अब राजनीतिक विश्लेषक से पूछ रहा हूं, प्रोफेसर साहब, ये तिल का ताड़ है या आग के बिना धुआं नहीं उठता है? जो ये धुआं उठ रहा है, बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट पर बदलता दिखाई भी दे रहा है, या अभी जस का तस बैठा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, बदलता हुआ तो दिख ही रहा है ना। जब निशांत जी से सवाल पूछे गए कि भाई प्रधानमंत्री जी ने लाडला कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, गठबंधन में है, लाडला तो कहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ है और उनको मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी एनडीए को घोषित कर देनी चाहिए। आखिर निशांत को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई जब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ये है, जैसे ही वो बोलते हैं अमित शाह की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जैसे ही यहाँ के एनडीए के नेताओं के सुर बदलते हैं, आखिर निशांत को तो आकर के ये बात रखनी पड़ी। एक दूसरी बात, ये गठबंधन जो भी हो, आपने जो बीच में एक सवाल उठाया था, वो सवाल से थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं कि बिहार और बिहार की जमीन उर्वर हो या ना हो, इससे ज्यादा चिंता लोगों को है कि किस गठबंधन के कौन मुख्यमंत्री होंगे। भाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 33.7% बिहार के लोग गरीब हैं, यानी बिहार का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। पूरे देश में जितनी गरीबी है उनमें 21% बिहार में है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का हर 5वां व्यक्ति बिहार का गरीब। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उस समय तो आरजेडी भी जेडीयू के साथ गठबंधन में थी, 94 लाख परिवार, 3.5 करोड़ परिवार बिहार में रहते हैं, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये सरकार के आंकड़े। अगर ये गरीबी का ये जो तस्वीर है, उस तस्वीर के लिए भी तो कोई अकाउंटेबल हो, बन जाइए मुख्यमंत्री। नहीं, राजीव रंजन कह रहे थे बगदाद बेरूत जैसे हालात थे जहां पर अब उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है। वही तो मैं पूछ रहा था कि 20 साल हो गए। नहीं, 4 रोड, कृषि रोड में पाने के बाद आज भी बिहार का 55% भूमि असिंचित है। तो बगदाद और बेरूत कैसे था? अगर लबालब भरी हुई नदियां थी बिहार में, तो बता देना कि कितने कैनाल का प्रोजेक्ट आया। ये मध्य प्रदेश 19% अपने बजट की राशि कृषि पर खर्च करता है और वो बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है। छोड़ दीजिए पंजाब हरियाणा को, आखिर बिहार बीमारू राज्य से बाहर क्यों नहीं निकल गया जब 20 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रहे? बिजली, पानी, सड़क तक ही आप ठहर जाएंगे क्या, या उससे आगे भी बढ़ेंगे? तो अगर ये सच्चाई है किसानों की आय को लेकर के, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, गरीबी को लेकर के, कुपोषण को लेकर के, अब 66% महिलाएं अनिमिक है बिहार में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बच्चों का ग्रोथ स्टंटेड हो जा रहा है, मतलब बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं बिहार में जिनकी थाली में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। अगर ये बिहार का कटु सत्य ही है, तो उस कटु सत्य पर तो पार्टियां बात करें। मुख्यमंत्री आप तय कर लीजिएगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, एक मिनट, आपने कुछ वैलिड सवाल उठाए हैं, राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कुछ आंकड़े दिए हैं यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार ने। देखिए, मैंने आपको कहा बिहार ने जहां से शुरुआत की, हालात प्रतिकूल थे। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में लालू जी के कार्यकाल तक ही इसको सीमित मैं नहीं कर रहा, मैं उसके पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी सामने रख करके ये बातें कर रहा कि आजादी के बाद जिस राज्य में प्रचुर खनिज संपदा थी, जिस राज्य में उस प्रचुर खनिज संपदा की वजह से बड़े औद्योगिक समूह आकर्षित हो रहे थे, यहाँ उस दौर में जे.आर.डी. टाटा ने अपना उद्यम लगाया। और उसके बाद फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1953 में आया, और 1993 में जिस समय ये पॉलिसी रिवोक हुआ, इन 40 वर्षों में बिहार का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान हो गया। मैं फिर नहीं दोहराऊंगा कि कितने का नुकसान हुआ, कितने का अनुमान आज होगा, लेकिन उसके शासन बाबू की छवि पर थोड़ा बट्टा लगा है नीतीश कुमार की, राजीव रंजन जी? बिल्कुल नहीं लगा है।
और मैं बराबर किसी भी सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की बजाय जो एग्जैक्ट नतीजे हैं उन नतीजों पर मैं बात करूंगा, और एग्जैक्ट नतीजे लोकसभा चुनाव के, जहां सर्वाधिक स्ट्राइक रेट हमारा है, विधानसभा के उपचुनाव जहां जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दलों का सफाया करके हमारे गठबंधन के चारों उम्मीदवारों को जीत दी। और ये आंकड़ों पर नहीं, सर्वे पर नहीं, जो असल नतीजे हैं उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। नवल 30 सेकंड है आपके पास। ये आंकड़े वहां पर तो आपका सफाया कर रहे हैं, अब बाकी सर्वे बताते रहे। सर्वे तो बहुत कुछ बताते हैं। देखिए संदीप जी, जो बात राजीव रंजन जी बोल रहे हैं उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मन से बात कर रहे हैं। मन की बात वालों के साथ रहते रहते मन की बात करना सीख गए। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि 20 साल में सबसे ज्यादा समर्थन आपको रहा, सुशासन बाबू रहे, और आपको मालूम था कि हालत खराब है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले पाए आप? अभी जातीय सर्वे जो हुआ उसके आधार पे 94 लाख परिवार के लिए जो आपको मांगनी चाहिए था, आप क्यों नहीं मांग पाए? जब इतना समर्थन मिला और 14 साल से तीसरी बार सरकार केंद्र में आपकी रही, आप क्यों नहीं माने? जो बिहार को सबसे ज्यादा मिला वो आप पता कर लीजिए। अब असल सवाल जो प्रोफेसर संजय कुमार ने उठाया है यहाँ पर, जो बिहार की सूरत हाल है, क्या उस पर चुनाव लड़ा जाएगा या मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरे पर ही बात सीमित कर दी जाएगी क्या? अब क्या कहेगा बिहार की राजनीति का ऊंट, करवट क्या वो बदल रहा है? आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होने वाला है बिहार को लेकर। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।